सूर्य की किरणों की तरह जीवन में हर नया दिन नई उम्मीद और ऊर्जा लेकर आता है। सूर्य को अर्घ्य देकर संपन्न हुआ है आज छठ महापर्व। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सुप्रभात। आइए नजर डालते हैं मुख्य गतिविधियों पर। आतंकवाद एक वैश्विक खतरा, जिससे निपटने के लिए भारत ने तैयार किया मजबूत इकोसिस्टम, बोले गृह मंत्री अमित शाह। आतंकवाद से निपटने के लिए भारत की 25 सूत्रीय योजनाओं का किया जिक्र, बोले भारत ने हासिल की बड़ी सफलता। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाने पर कनाडा सरकार द्वारा ऑस्ट्रेलियाई टीवी न्यूज चैनल ऑस्ट्रेलिया टुडे के सोशल मीडिया अकाउंट के पेज को ब्लॉक करने पर विदेश मंत्रालय ने व्यक्त की कड़ी प्रतिक्रिया। विदेश मंत्रालय प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, घटना ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति कनाडा के पाखंड को किया उजागर। दुनिया एकीकृत वैश्विक कार्यस्थल की ओर बढ़ रही है, बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। ऑस्ट्रेलिया में व्यापार जगत से कहा, प्रतिभा और कौशल की गतिशीलता पर ध्यान देना जरूरी। भारत की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए सीईओज को भारत आने का दिया निमंत्रण। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए पराली जलाने पर जुर्माना बढ़ाया। नए नियमों का हुआ ऐलान। केंद्र सरकार ने वायु गुणवत्ता सुधार के लिए लागू किए सख्त नियम। छठ महापर्व का समापन आज उगते सूर्य को अर्घ्य देकर संपन्न हुआ छठ पूजा व्रत। श्रद्धालुओं ने सूर्य उपासना के साथ लिया आशीर्वाद और की सबसे मंगल की कामना। आतंकवाद एक गंभीर वैश्विक खतरा बना हुआ है। ये न सिर्फ किसी राष्ट्र बल्कि मानवता के लिए भी बड़ा खतरा है। वर्तमान युग में आतंकवाद देश की स्वायत्तता और शांति के लिए एक बड़ा खतरा बनकर सामने आया है। भारत भी इससे काफी प्रभावित है। आतंकवाद के समर्थक दिन प्रतिदिन खुद को और अपनी तकनीक को आगे बढ़ा रहे हैं। आजकल हर चीज आसानी से उपलब्ध है और इसके जरिए आतंकवादी संगठनों को न केवल आर्थिक रूप से बल्कि अन्य तरीकों से भी आसानी से मदद मिल रही है। यह देश की शांति के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। ये स्वस्थ लोकतंत्र के साथ साथ इंसानों के लिए भी चुनौती बनते जा रहे हैं। इस तरह के अपराधों से निपटने के लिए कुछ सख्त कदम उठाए जाने की जरूरत है। दिल्ली में आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2024 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दो टूक शब्दों में कहा कि सरकार आतंकवाद को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद आतंकवाद के खिलाफ एक ठोस रणनीति लेकर भारत सरकार चली है। मोदी जी का एक घोष वाक्य, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, ये न केवल भारत, समग्र विश्व ने आज स्वीकार किया है। और ये 10 साल के अंदर भारत के अंदर टेररिज्म के खिलाफ लड़ने की एक मजबूत इकोसिस्टम खड़ी हुई। हालांकि बहुत कुछ करना बाकी है, परंतु 10 साल के काम का विहंगावलोकन करें तो संतोषजनक चित्र इस 10 साल में हमारे सामने खड़ा हुआ है। राज्यों की भौगोलिक सीमाएं भी हैं, संवैधानिक सीमाएं भी है, और आतंकवाद और आतंकवादियों की कोई सीमा नहीं। वो अंतर्राज्यीय भी षड्यंत्र करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय भी षड्यंत्र करते हैं। और इसके खिलाफ अगर हमें सटीक तरीके से अपनी रणनीति बनानी है तो एनआईए का उपयोग कर इस प्रकार के सम्मेलनों से आतंकवाद को, नारकोटिक्स को, हवाला के काम को और कई प्रकार की अनेक गतिविधि जो देश की न केवल सीमा, अर्थतंत्र और कई प्रकार की सुरक्षाओं को खतरे में डालती है, इसके खिलाफ मजबूत लड़ने का तंत्र बनाना है। तो इसका एकमात्र रास्ता आज के जैसा सम्मेलन है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत के अंदर आतंकवाद से लड़ने का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार हो चुका है। हालांकि अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है।
केंद्रीय गृह मंत्री ने आतंकवाद की फंडिंग पर नकेल लगाने के लिए बनाई गई 25 सूत्रीय इंटीग्रेटेड योजना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में आतंकवाद के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल हुई। 2014 के बाद आतंकवादी की कोई बड़ी घटना सामने नहीं आई। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का मतलब ये नहीं है कि कुछ षड्यंत्र को पकड़कर उसका पर्दाफाश कर दिया। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का मतलब है आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाली एजेंसियों के हाथ कानूनी रूप से मजबूत किया जाए, एक ऐसी इकोसिस्टम बनाई जाए जिसके आधार पर आतंकवाद के खिलाफ की लड़ाई हमारी मजबूत हो। 2 अगस्त 2019 को हमने एनआईए एक्ट में संशोधन किया, जिसमें नए अपराध भी जोड़े और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल क्षेत्राधिकार भी दिया। एनआईए अब विदेश में भी जांच कर सकती है। यूएपीए में भी 14 अगस्त 2019 को संशोधन किया और संपत्ति जब्त करने का अधिकार दिया और व्यक्ति को और संगठन को आतंकवादी घोषित करने का अधिकार भी हमने यूएपीए के तहत दिया, जिसका बहुत संयमित परंतु सटीक उपयोग ये 5 साल में हमारे तंत्र ने किया है। आतंकवाद की फंडिंग को नियंत्रित करने के लिए 25 सूत्रीय इंटीग्रेटेड योजना 2020 में बनाई गई, जिसमें आतंकवाद के हर स्वरूप को, जिहादी आतंकवाद से लेकर नॉर्थ ईस्ट के आतंकवाद से लेकर वामपंथी उग्रवाद से लेकर फेक इंडियन करेंसी नोटों से लेकर नारकोटिक्स तक ढेर सारे कदम उठाए गए। एफसीआरए से लेकर रेडिकलाइजेशन की फाइनेंसिंग से लेकर अवैध हथियारों की तस्करी तक 4 एजेंसियों में काम बांटकर सामंजस्य के साथ ये इकोसिस्टम को तोड़ने का काम किया गया और इसके बहुत अच्छे नतीजे मिले हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाने पर कनाडा सरकार ने ऑस्ट्रेलियाई टीवी न्यूज़ चैनल ऑस्ट्रेलिया टुडे के सोशल मीडिया अकाउंट के पेज को ब्लॉक कर दिया है। इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस घटना ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति कनाडा के पाखंड को उजागर किया है। ऑस्ट्रेलिया टुडे ने विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष पेनी वोंग की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस और जयशंकर के साक्षात्कार की रिपोर्टिंग की थी। इनके प्रसारण के चंद घंटों के बाद ही कनाडा सरकार ने यह कदम उठाया। इस पीसी में एस जयशंकर ने कनाडा पर बिना सबूत के भारत पर आरोप लगाने का मुद्दा उठाया था। ऑस्ट्रेलियाई चैनल ने इस पीसी को कनाडा में टेलीकास्ट किया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि एस जयशंकर से संबंधित समाचार की वजह से ही कनाडा सरकार ने उक्त मीडिया हाउस के हैंडल और साइट को प्रतिबंधित किया है। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया टुडे भारतवंशियों के लिए एक महत्वपूर्ण मीडिया हाउस है, लेकिन यह कनाडा के लोगों के लिए अब उपलब्ध नहीं है। इसे प्रतिबंधित किया जा चुका है। हमें इस पर बड़ा आश्चर्य है। ये कनाडा के पाखंड को बताता है। जायसवाल ने कनाडा में भारतीय राजनयिकों की निगरानी की कड़ी निंदा करते हुए इसे पूरी तरह से अस्वीकार्य बताया है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल या उससे भी अधिक समय में हमने भारतीय राजनयिकों पर हमले, धमकी, भय, उत्पीड़न जैसी घटनाएं देखी हैं और ये लगातार बढ़ रही हैं। जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री ने भी इस बारे में बात की है। हमने इस मामले को कनाडा के साथ बड़ी मजबूती से उठाया है। Australia Today. Yes, you have heard it correctly. We've also seen that we understand that the social media handles and pages of this particular outlet, which is an important diaspora outlet, has been blocked and are not available for viewers in Canada. This happened just hour or so, a few hours after this particular handle carried the press conference of External Affairs Minister along with Penny Wong. And the particular media outlet also had several articles on the visit of the External Affairs Minister, as also an interview of External Affairs Minister. So we were surprised. It looks strange to us, but nonetheless, what I will say that these are actions which yet again highlight the hypocrisy of Canada towards freedom of speech.
you would have seen that EM in his media engagement interaction, he spoke about three things. One was Canada making allegations and a pattern has developed without any specific evidence. Second thing he highlighted was that surveillance of Indian diplomats have been happening in Canada, which he termed as unacceptable. And then third thing which he highlighted was the political space which is being given in Canada to anti-India elements. So you can draw your conclusions from that why the Australia Today channel was blocked. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया अधिक एकीकृत वैश्विक कार्यस्थल की ओर बढ़ रही है, जिससे अमेरिका समेत कई देशों को आव्रजन और आवाजाही में अंतर करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों यानी सीईओज और व्यापार जगत की हस्तियों के साथ बैठक के दौरान प्रतिभा और कौशल की गतिशीलता पर जोर देते हुए कहा कि यह निर्णय कॉरपोरेट जगत को करना होगा कि प्रतिभाएं व्यापार जगत के पास जाएंगी या व्यापार को प्रतिभाओं तक पहुंच बनानी होगी। डॉक्टर एस जयशंकर ऑस्ट्रेलिया की 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। उन्होंने इस दौरान भारत की उपलब्धियों, विशेषकर पिछले 1 दशक में विभिन्न क्षेत्रों में हासिल उपलब्धियों को सूचीबद्ध किया। उन्होंने मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को अलग दुनिया के लिए तैयार रहने की सलाह दी। एक एआई की दुनिया, एक ईवी की दुनिया, हरित सेवाओं और हरित उत्पादों की दुनिया, और उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिए भारत आने के लिए उन्होंने सभी को आमंत्रित किया। Mobility of talent and skills, because even as there is a re-globalization or reworking of the current architecture. Apart from the technology changes, I think the demographic unevenness of the world is beginning to bite us. That there would be economies where the demand would be high, the talents may not be plentiful, it could be different in other places. And what will happen, in a sense, is already happening, and I can, give you some very interesting numbers here. Is we will be moving, my guess is perhaps in the next few years, to a much more integrated global workplace. That many countries, and it'll be, to my mind, even a United States under Donald Trump, will make a distinction in immigration and mobility, that for them economically justified mobility will have to be fostered, while those where the economic value is less or negative will have to be managed. So this is going to be, in fact, I tell my colleagues in foreign policy, I actually think for us, at least in India, it's going to be one of the top 3 priorities. That how do you create and manage and optimize a global workplace? Now the global workplace doesn't mean that the talent alone has to move. Businesses can move as well. We've already seen in the last few years, right now by the last count, we have about 1,800 global capability centers in India, which between them generate about $150 billion worth of exports. So we see this trend intensify, because the more technology-driven, more digital era is going to require a certain concentration and access to skills and talent. So whether the talent goes to the business or the business goes to the talent, that's a decision which corporates will be making. दिल्ली में वायु प्रदूषण लगातार गंभीर समस्या बनता जा रहा है। हालांकि कुछ सुधार हुआ है, फिर भी हवा की गुणवत्ता अभी भी बेहद खराब स्थिति में बनी हुई है। इस बीच केंद्र सरकार ने पराली जलाने पर जुर्माना 2 गुना कर दिया है। नए नियमों के तहत यदि किसान पराली जलाते हैं तो उन्हें उनकी जमीन के आकार के हिसाब से जुर्माना देना होगा। 2 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को 5,000 रुपये,
2 से 5 एकड़ वाले किसानों को 10,000 रुपये और 5 एकड़ से अधिक जमीन वाले किसानों को लगभग 30,000 रुपये जुर्माना देना होगा। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य सरकारों को फटकारने के बाद लिया गया है, जब उन्होंने पराली जलाने पर कम जुर्माना लगाया था। बता दें कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस संशोधन को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के तहत लागू किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में स्थित विज्ञान भवन में केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता जागरूकता सप्ताह समारोह को संबोधित करेंगी। सीवीसी हर साल सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती वाले सप्ताह में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाता है। इस वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक मनाया गया, जिसका विषय सत्य निष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि के लिए अखंडता की संस्कृति था। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के साथ साथ आयोग 3 महीने का निवारक सतर्कता अभियान भी आयोजित करता है, जिसे केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों और संगठनों द्वारा 16 अगस्त को शुरू किया गया, जो कि 15 नवंबर तक जारी रहेगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्षमता निर्माण, प्रणालीगत सुधार की पहचान और कार्यान्वयन, परिपत्रों, दिशा निर्देशों, मैनुअल का अद्यतन, 30 जून से पहले प्राप्त शिकायतों का निपटान करना शामिल है। समारोह के दौरान केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा तैयार की गई 3 पुस्तिकाओं का विमोचन किया जाएगा। साथ ही सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 पर डाक विभाग द्वारा जारी एक विशेष कवर भी जारी किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को गोवा तट पर भारतीय नौसेना के विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर आयोजित एक भव्य परिचालन प्रदर्शन का अवलोकन किया। राष्ट्रपति का गोवा के नौसेना एयर स्टेशन INS हंसा पर स्वागत किया गया। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल संजय जयसिंह ने उनका स्वागत किया। उनके आगमन पर एक औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर परेड का आयोजन भी किया गया, जिसमें 150 नौसैनिकों ने भाग लिया। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15 अग्रिम पंक्ति के युद्धपोतों और पनडुब्बियों के साथ समुद्र में स्थित स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर सवार हुई। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने भारतीय नौसेना की विभिन्न सैन्य कार्रवाइयों का अवलोकन किया, जिनमें डेक आधारित लड़ाकू विमानों की टेक ऑफ और लैंडिंग मिसाइल फायरिंग अभ्यास, पनडुब्बी युद्धाभ्यास और 30 से अधिक विमानों का फ्लाई पास्ट शामिल था। इसके अतिरिक्त युद्धपोतों का पारंपरिक स्टीम पास्ट भी प्रदर्शित किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने भारतीय नौसेना के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय नौसेना अपनी व्यापक तैनाती और रणनीतिक क्षमताओं के साथ समुद्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने नौसेना की तत्परता और संवेदनशीलता की सराहना करते हुए ये भी कहा कि भारतीय नौसेना ने कई मौकों पर समुद्र में लोगों की जान बचाई है। राष्ट्रपति ने इस कार्यक्रम के दौरान भारतीय नौसेना की नई उपलब्धियों की सराहना की, जिसमें स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत का संचालन, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट की नियुक्ति और नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम शामिल थे। राष्ट्रपति ने भारतीय नौसेना के कर्मियों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि भारत की समुद्री सुरक्षा अब मजबूत हाथों में है और नौसेना की शक्ति और क्षमताओं से देश का भविष्य सुरक्षित है। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग और मतदाता सभी तैयार हैं। झारखंड में पहला चरण का मतदान 13 नवंबर और दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होगा। सभी से अनुरोध है, वोट जरूर करें। या जी 20 नवंबर को क्या है मालूम है ना? चलना है वोट देने के लिए 20 नवंबर को। हाँ, आप जो बोल रहे हैं ना वो एकदम पक्का
याद है क्या? तुम लोग भी भाई एकदम तैयार रहना भाई, तुम लोग भी अपना अपना वोट जरूर दे देना। मेरी दीदी एवं बहनें लोग वहाँ पे महिलाओं के लिए निम्नलिखित प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। महिलाओं के लिए एक अलग लाइनें बनाई गई हैं जिससे महिलाओं को किसी भी प्रकार की असुविधा महसूस ना हो सके। इसीलिए हम सभी महिलाओं को जरूर से जरूर अपना एक वोट डालना जरूरी है। इतनी सारी सुविधाएं हैं वोट देने के लिए, वोट देना हम सबका अधिकार है, तो अति आवश्यक है कि हम अपने अधिकारों को समझें और वोट देने के लिए जरूर जाएं। तो आइए रिहाना दीदी, हम सब शपथ करते हैं कि वोट देने के लिए हम जरूर जाएंगे। जाइएगा ना आप सब? मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत और चुनाव का पर्व हमारे लिए गर्व की बात है। ऐसे में एक दिव्यांग वृद्ध मतदाता जोशना डे ने आयोग द्वारा दिव्यांग मतदाताओं को दी जा रही सुविधाओं के बारे में बताया और साथ ही मतदान करने की अपील भी की। आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। আমার নাম জ্যোৎস্না দে, হ্যাঁ আমার বয়স 62 আর আমি প্রত্যেক ইলেকশনে ভোট দিতে যাই। প্রত্যেকবার আমি ভোট ওখানে যাই, আমাকে সবাই হেল্প করে, ওখানে ভলেন্টিয়াররা থাকে, তারা হেল্প করে, ওখানে জল টল সবেরই ব্যবস্থা। আমার নাতি আমাকে নিয়ে যায়, তারপর আমাকে বোতামগুলো দেখিয়ে দেয়, তখন আমি আমার যেটা ইচ্ছা সেটাই আমি টিপি। তারপরে ওই একটা যে আওয়াজ হয় তখন আমি ছেড়ে দিই। তারপরে ওরা আমাকে সবাই ভালো করে ইয়ে করে, হুইল চেয়ার থাকে, হুইল চেয়ারে করে নিয়ে যায়, আবার হুইল চেয়ারে করেই গেটে অবধি পৌঁছে দেয়। আমার নাতি থাকে ওখানে, আমার নাতি আবার নিয়ে আসে। গাড়ি আসে, গাড়িতেও যাই। আর আমি তো চোখে দেখতে পাই না, আজ অনেক দিন হয়ে গেল, মানে কত 37 বছর এসব হবে, আমি দেখতে পাই না। আর আমার এই একটা ইচ্ছা যে আমার মতো তো আরো অনেকে আছে, বিকলাঙ্গ অন্ধ আছে, আরো বিকলাঙ্গ আছে, আমাদের মতো অন্ধরা যেন লেখাপড়া করতে পারে, ওই জন্যে আমি যাই, ভোটটা দিই। सूर्य उपासना और लोक आस्था के महापर्व छठ की आप सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतीक बन चुका ये पर्व हमें सामूहिकता, स्वच्छता और नारी सशक्तिकरण का संदेश देने के सहित जीवन के हर उतार चढ़ाव को स्वीकार करने की प्रेरणा भी देता है। आपको छोड़े जा रहे हैं इन्हीं की तस्वीरों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। नमस्कार। छठ महापर्व है प्रकृति, पर्यावरण और आस्था का प्रतीक। ये महापर्व है हमारी संस्कृति, हमारी आस्था का, प्रकृति से गहरे जुड़ाव का प्रमाण। छठ महापर्व पर 36 घंटे का निर्जला व्रत हमें देता है जीवन में कड़े अनुशासन में रहने का संदेश। ये पर्व हमें देता है नारी सशक्तिकरण का भी संदेश। सूर्य की उपासना का ये पर्व छठी मैया के आशीष के बिना पूरा नहीं होता, जो देता है मातृशक्ति के प्रति श्रद्धा का उपदेश। ये महापर्व हमें बताता है किसान, कृषि और धरती का भी महत्व, क्योंकि छठ मैया को अर्पित हर प्रसाद आता है सीधे खेतों से। छठ महापर्व की एक और बात है बेहद खास। ये पर्व हमें देता है वोकल फॉर लोकल का भी मंत्र, क्योंकि छठ महापर्व पर होता है बांस की बनी टोकरी, सुपली और मिट्टी के बर्तन और दियों का खूब इस्तेमाल। बिहार और पूर्वांचल का ये पर्व अब मन रहा है देश के कोने कोने में और दे रहा है एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी संदेश। भारत की समृद्ध विरासत, हमारी आस्था बढ़ा रही है दुनिया के कोने कोने में अपनी पहचान और दे रही है दुनिया को प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलने का संदेश।
watch more programs of Sunset TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.